नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफीज, जहां मैं आपको बताता हूं करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज के बारे में और उसके पीछे छुपी कुछ वियर्ड, कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ क्रूअल हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि इस वीडियो के टीजर में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल हमारी इतिहास की किताबों में हमें बताया गया है वो बहुत हद तक वाइट वॉश्ड है और उसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। मेरा पहला टॉपिक जो मैंने टीजर में आपको बताया था कि गांधी जी कैसे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में एक वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट थे। दोस्तों, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एम्पायर ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी के स्टार्ट में जमा लिया था, जब 1820 से 30 के करीब उन्होंने फाइनली एंग्लो मराठा वॉर में मराठास के सारे एम्पायर्स को खत्म कर दिया था और धीरे धीरे पूरे इंडिया पर राज कर लिया था। उसके बाद से 19th सेंचुरी के शुरुआत होने से थोड़ा सा पहले इंडिया का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शुरू हो चुका था। अब आपका ये प्रश्न होना चाहिए कि जब इंडिया का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शुरू हो चुका था उस वक्त गांधी जी कहाँ थे। मैं आपको गांधी जी की जन्म से लेकर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में शामिल होने की एक टाइमलाइन बताता हूँ। गांधी जी की बर्थ 1869 में हुई और 1888 के करीब वो लंदन चले गए पढ़ाई करने। वहाँ से बैरिस्टर बनकर गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए और वहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी के 21 साल बिताए। हम सब जानते हैं गांधी जी साउथ अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म में काम करते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में कितना टाइम बिताया। 21 साल के बाद 1915 में दोस्तों गांधी जी इंडिया में वापस आए। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि 30 से 35 साल इंडिया के बाहर रहा है तो वो कैसे इंडिया की फ्रीडम फाइटर और फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत कर सकते हैं। मैं गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हमें उन लोगों को भी एक्नॉलेज करना चाहिए जिन्होंने इंडिया में ये फ्रीडम की आग लोगों के दिलों में जलाई। खैर, इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। जो मेन आज का टॉपिक है वो है हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर जिसे हमारी इतिहास की बुकों से कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया। जी हाँ, हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन क्या आपको पता है कि 1946 में एक ऐसा आंदोलन हुआ था जिसके दम पर हमें फोर्स्ड आज़ादी मिल जाती। कोई ट्रांसफर ऑफ पावर की ज़रूरत नहीं रहती, ब्रिटिशर्स अपने आप को बड़ा नहीं बता पाते और इतिहास हमेशा कहता कि इंडिया के वीरों ने लड़कर अपनी आज़ादी ली। लेकिन उस वक्त एक गलत पॉलिटिकल मूव या एक गलत पॉलिटिकल मंशा से लिया गया डिसीजन इंडिया की आज़ादी को डिले कर देता है और एक नई कहानी लिख देता है। दोस्तों, दरअसल हुआ ये था कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में 1914 से 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 हो गया था और 1939 से 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था। इन दोनों वर्ल्ड वॉर का इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से क्या संबंध है वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ब्रिटिश साम्राज्य को या ब्रिटिश एम्पायर को ऑलरेडी इंडिया के क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान और ऐसे अनेकों क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने परेशान कर दिया था, क्योंकि इन्हें पता था कि आज़ादी बात करके या भीख मांग कर नहीं मिलेगी। अगर आज़ादी मिलेगी तो सिर्फ अपनी शक्ति के दम पर मिलेगी। और ही दूसरी ओर इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने भी ये ठान लिया था कि अब हम लड़कर आज़ादी लेकर रहेंगे। वो ये मानते थे कि आज़ादी हमेशा छीन कर ही ली जाती है और आज़ादी किसी भी देश को भीख में नहीं मिलती है। दोस्तों, अगर हम आज के भी पॉलिटिकल सिनारियो की बात करें, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में भी इतने देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी देश किसी भी दूसरे देश का छोटा सा भी भूभाग बिना शक्ति प्रदर्शन के या बिना लड़ाई के छोड़ना नहीं चाहता है। तो उस वक्त जब सारे देश एक दूसरे से लड़ रहे थे, ये कैसे संभव है कि ब्रिटिश एम्पायर सिर्फ अहिंसा के दम पर हमें हमारा देश दे दे। दरअसल उसकी सच्चाई ये थी कि क्योंकि ये दल ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर हमला करना चालू कर चुके थे और परेशान करना चालू कर चुके थे, वहीं दूसरी ओर यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन का खुद का घर था, वहाँ पर भी बहुत सारे क्राइसिस आने लगे थे। वहाँ की आवाम ब्रिटिश एम्पायर के इंपीरियलिज्म यानी कि विस्तारवाद के लिए उसे क्रिटिसाइज करने लगी थी और ये कहने लगी थी कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशंस हमारे खुद के देश में सही नहीं है, तो दूसरे देशों में विस्तारवाद जाकर करना और कॉलोनीज एस्टेब्लिश करना कहाँ तक सही है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 1945 में भी और 1914 में भी दोनों वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की तरफ से जो लड़ने वाले सैनिक थे वो इंडियन थे।
जी हाँ दोस्तों, कोई भी एम्पायर किसी देश पर तभी कंट्रोल कर सकता है जब उसकी आर्मी, उसकी नेवी और उसकी एयरफोर्स पर उस एम्पायर का कंट्रोल हो। और ब्रिटिशर्स की आर्म फोर्सेस और नेवी में जो ऑफिसर्स थे वो इंडियन सैनिक थे। जी हाँ दोस्तों, यही ऑफिसर्स, हमारे इंडियंस ही ब्रिटिशर्स का आदेश फॉलो करके इंडियंस के ऊपर अत्याचार करते थे। लेकिन इन्हें खुद भी ब्रिटिश आर्मी में वो सम्मान की स्थिति नहीं प्राप्त थी और ब्रिटिश ऑफिसर्स इनके साथ बदसलूकी करते थे, इनके साथ रेसिस्ट बिहेवियर करते थे और इनसे ये फोर्सेस खुद बहुत तकलीफ में थी। दोस्तों 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद जो ब्रिटिशर्स की नेवी थी वो वापस इंडिया आ गई। अब क्योंकि कोई वॉर नहीं चल रही थी और इनके पास कोई काम नहीं था, तो ब्रिटिश एम्पायर ने सोचा कि इस आर्मी को हमें डीमोबिलाइज करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रोसेस में वो जो ऑफिसर्स थे वो इंडियन नेवी के साथ बहुत बदसलूकी करते थे और इस बदसलूकी से तंग आकर दोस्तों 1946 में इंडियन नेवी के 80 जहाजों और हजारों सैनिकों ने मिलकर ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ रिबेल कर दिया। जी हाँ, ये ऐसा विद्रोह है जिसे इतिहास की किताबों से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस विद्रोह का क्या सिग्निफिकेंस था। अगर ये विद्रोह उस वक्त की आर्म्ड फोर्सेस को मालूम पड़ जाता जो कि इंडियंस ही थे, तो सारी आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ विद्रोह कर देती और शायद हम उस वक्त 1946 में छीन कर आज़ादी ले लेते और ब्रिटिश साम्राज्य को ये कहने का मौका नहीं मिलता कि हमने भारत को खुद छोड़ा और ट्रांसफर ऑफ पावर किया। तो आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। दरअसल दोस्तों उस वक्त एक ऐसा गलत पॉलिटिकल मूव या एक गलत मंशा से लिया गया डिसीजन इस विद्रोह को रोकने में कामयाब हुआ और हमारे बहादुर नेवी के जवान ब्रिटिशर्स की जेलों में सड़कर मर गए और आज इतिहास में उनका नाम भी कहीं दर्ज नहीं है। दरअसल गांधी जी ने नेवी के ऑफिसर्स तक ये मैसेज पहुंचाया कि क्योंकि हम अहिंसा को मानते हैं तो हमें ये लड़ाई नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ इन नेवी के विद्रोह की बात सिविलियंस को पता चल चुकी थी और सिविलियंस बढ़ चढ़कर इस नेवी के विद्रोह में पार्ट ले रहे थे। लेकिन क्योंकि गांधी जी का इस तरह का मैसेज सिविलियंस तक भी पहुंचा और ब्रिटिशर्स तक भी पहुंचा और ऑफिसर्स तक भी पहुंचा नेवी के, और उन्हें लगा कि जब कोई मेजर पॉलिटिकल पार्टी, उस वक्त एक मुस्लिम लीग पार्टी भी हुआ करती थी जिसे मोहम्मद जिन्ना लीड करते थे और मोहम्मद जिन्ना ने भी इसका विरोध किया, और जब दोनों ही मेन पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल का फेस बनी हुई थी, उन्होंने जब इनको सपोर्ट नहीं किया तो इन लोगों ने फिर सरेंडर कर दिया। हालांकि उस वक्त इन लोगों को ये एश्योरेंस दिया गया था गांधी जी के द्वारा कि अगर आप सरेंडर करते हैं और अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और आपको ससम्मान जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो वापस सैनिक की पोजीशन दी जाएगी। लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना है कि जैसे ही उन्होंने सरेंडर किया उन लोगों के ऊपर कोर्ट मार्शल्स हुए, उन्हें जेलों में डाल दिया गया, उनकी फैमिलीज को कोई पेंशन नहीं मिली और आज हमें पता नहीं वो नेवी के बहादुर जवान कहाँ हैं। लेकिन दोस्तों जब ये रिबेलियन हुआ तो ये बहुत बड़े स्तर पर हुआ और इसे कंट्रोल करने के लिए उसके बाद भी ब्रिटिश ऑफिसर्स को अपनी फोर्सेस बुलानी पड़ी और अंधाधुंध गोलियां चलवानी पड़ी। तो अब ब्रिटिश साम्राज्य को ये समझ आ चुका था कि इंडिया अब बहुत देर तक ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं रहेगा और अगर ऐसा रिबेलियन नियर फ्यूचर में वापस हो गया तो ब्रिटिशर्स को इंडिया को मजबूरन छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अपनी इमेज बचाने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1947 के अंदर ट्रांसफर ऑफ पावर किया। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स या ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश एम्पायर जहां भी जाता है या जहां भी कॉलोनी स्थापित करता है वहां एक ऐसी फूट डालकर जरूर आता है जिससे कि भविष्य में वहां के लोग अपना बदला लेने के लिए कभी भी ब्रिटिश एम्पायर के सामने रिबेल ना करें और हमेशा एक गुंजाइश रहे कि उसी फूट का इस्तेमाल करके ब्रिटिश एम्पायर वापस वहां अपनी कॉलोनी स्थापित कर सके। जैसे ब्रिटिश एम्पायर ने जाते जाते इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन किया, ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने इजराइल और पैलेस्टाइन का डिवीजन किया, ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने अफ्रीका में कई सारे डिवीजन किए। दोस्तों ब्रिटिश एम्पायर ने 100 से अधिक कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज स्थापित करी और जब वो वहां से निकले हैं तब उन्होंने वहां पे फूट डाली है। ऐसे हजारों केसेस हैं जहां पे ब्रिटिश एम्पायर ने जो फूट डाली है वो आज तक चल रही है और आज तक इजराइल, पैलेस्टाइन और इंडिया पाकिस्तान की तरह हजारों लोग आपस में लड़कर मर रहे हैं।
तो दोस्तों ये सच्चाई थी हमारे भारत की आज़ादी की। इसके अलावा जो दूसरी बात मैंने कही थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ किसी प्लेन एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, बल्कि वो 1947 से 1985 तक जीवित थे और भारत में ही जीवित थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्हें 1945 में मृत बताकर उनकी बात कहीं भी किसी भी स्थल पर या किसी भी चीज़ पर उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। ये मैं अपने अगले एपिसोड में बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा अपने अगले एपिसोड में कि आज़ादी के बाद ऐसे क्या गलत डिसीजंस हुए और ऐसा क्या था, ऐसा क्या मंशा थी जिसके वजह से जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन आर्मी को स्क्रैप करने की बात कही कि हमें डिसमेंटल करना है, हमें इंडियन आर्मी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप सोच सकते हैं वो उनकी ये सोच थी कि भारत अहिंसा में मानने वाला देश है, तो उन्हें आर्मी की क्या ज़रूरत है। देखते रहिए हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफीज बाय HP। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।